हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स टॉपिक करेंगे, यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो है उससे संबंधित पहले हम लोग देखेंगे कि उसका बेस क्या है। उसके बाद आगे हम लोग परेटो के सिद्धांत को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोग जो है, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि आप लोग एक अपना नोट्स बना लीजिए और उसमें चीज़ों को नोट करते जाइए शॉर्ट में, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा आगे का काम। तो सबसे पहले कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र होता क्या है, इसको आपको समझना ज़रूरी है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। कल्याणकारी अर्थशास्त्र एक ऐसी शाखा है जो कि आर्थिक नीतियों के लिए जो है क्या औचित्य हैं, क्या मानदंड हैं, इन सब की स्थापना और प्रयोग करने का प्रयत्न करती है। यानी ऐसे समझिए कि जो भी सरकार आर्थिक नीतियां बनाती हैं तो उनको कैसे लागू किया जाएगा, ये सारा का सारा काम जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। तो कल्याणकारी, जैसा कि शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कल्याण की बात की जाएगी। तो कुल मिला के बात वही है कि ऐसी शाखा जो कि आर्थिक नीतियों के लिए औचित्य के मानदंड की स्थापना तथा प्रयोग करने का प्रयत्न करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों का औचित्य निर्धारित करने का मानदंड प्रस्तुत करता है। अपने भाषा में समझा जाए तो ये आप कह सकते हैं कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत नीतियों को कैसे लागू करना है, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक सिद्धांत के मुख्यतः दो पहलू होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा आदर्शात्मक। तो वास्तविक पहलू का संबंध होता है किसी के लिए, जैसे वास्तविक का संबंध होता है क्या से, यानी कोई चीज़ क्या है, ये किस में आएगा, ये आएगा वास्तविक जो पहलू होता है आर्थिक सिद्धांत का। और दूसरा है क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ये सारी बातें या ये जो है आएगा आपका आदर्शात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। तो वास्तव में जो ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, इस कल्याणकारी का अर्थशास्त्र है क्या होना चाहिए, यानी आदर्शात्मक पहलू। अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक पहलू यानी क्या होना चाहिए, ये बात किसके अंतर्गत आएगी, ये आएगी आपकी आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र ही कल्याणकारी अर्थशास्त्र को आधार प्रदान करता है। तो अब आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ये कहाँ आपको लेके जाएगा, वेलफेयर की तरफ, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की तरफ। ठीक है। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सबसे पहले विचार जो है ये दिया था बेंथम ने, और बेंथम ने उपयोगितावाद के नाम से दिया था, लेकिन इसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में नहीं जाना जाता था। फिर आगे चल के तमाम अर्थशास्त्री आते हैं, जैसे उनमें मुख्य रूप से मार्शल हुए, पीगू हुए, कल्डार, हिक्स, स्किटोवस्की, पैरेटो, सैमुअलसन, बर्गसन, ये सब अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हम लोगों ने पहले देख लिया है कि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तविक तथा कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक। तो वास्तविक अर्थशास्त्र जो होता है, वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कारण परिणाम संबंध तक ही सीमित रहते हैं, यानी क्या है, क्यों है। हम लोग ये नहीं देखते कि क्या होना चाहिए। वास्तविक अर्थशास्त्र में हम लोग ये नहीं देखते कि क्या होना चाहिए, और वास्तव में क्या होना चाहिए, यही बात कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं। जैसे पूर्ति स्थिर रहने पर मांग में वृद्धि से मूल्य में वृद्धि होती है, ये वास्तविक अर्थशास्त्र का उदाहरण है आपका। पूर्ति स्थिर रहने पर मांग में वृद्धि होने से मूल्य में वृद्धि होती है। इसके विपरीत कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कारण परिणाम संबंधों की वांछनीयता अथवा अवांछनीयता से संबंधित बात करेंगे।
यानी उपरोक्त उदाहरण में यदि मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो क्या यह वांछनीय है अथवा नहीं, इससे संबंधित बात करेंगे। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में ये पूरी बात इसी पे घूमती रहती है कि वास्तव में क्या होना चाहिए। इस पे नहीं हम लोग ध्यान देंगे कि क्या है, क्या होना चाहिए पे ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट आपका अगला टॉपिक है व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण क्या होता है। तो व्यक्तिगत कल्याण मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होता है। ये मनुष्य की एक विचारधारा, सोच, ये है क्या कहते हैं व्यक्तिगत कल्याण, और ये उपयोगिता अथवा संतुष्टि के रूप में होता है। व्यक्तिगत कल्याण की माप करना भी आसान होता है, जबकि सामाजिक कल्याण से हमारा अभिप्राय समाज के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाली संतुष्टियों के योग से होता है। यानी अगर आप अकेले किसी भी वस्तु की उपयोगिता से संतुष्ट हो रहे हैं तो ये आपका व्यक्तिगत कल्याण है, लेकिन उसी वस्तु से अगर समाज के 10 लोग संतुष्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे सामाजिक कल्याण की बात की जाएगी। यानी एक व्यक्ति इंडिविजुअल की बात की जाए व्यक्तिगत कल्याण, और एक मैक्रो लेवल पे बात की जाए वहाँ पे सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। तो अब आप समझ चुके होंगे कि व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण में मुख्य अंतर क्या होता है। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं नव प्रतिष्ठित कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी नियो क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम लोग अब चलिए पहुंच चुके हैं। तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में आपके मार्शल, पिगू, कैनन आदि ने अर्थशास्त्र को एक कल्याणकारी विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बताया, एक कल्याणकारी विज्ञान बताया। और मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता की बचत के विचार के आधार पर कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी पुस्तक में उपभोक्ता की बचत के विचार के आधार पर कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार प्रस्तुत किया। नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में दूसरे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री प्रोफेसर पिगू थे। दूसरे कौन महत्वपूर्ण थे? प्रोफेसर पिगू, जिन्होंने कल्याण का अर्थशास्त्र के रूप में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। एक वैज्ञानिक आधार प्रोफेसर पिगू ने प्रस्तुत किया। और पिगू ने बताया कि कल्याण व्यक्ति की मानसिक स्थिति या चेतनता में स्थित होता है, जो संतोष या उपयोगिताओं से निर्मित होता है। अतः कल्याण का आधार मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि है। पिगू ने क्या बताया कंक्लूजन में कि कल्याण का आधार मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि है। और पिगू ने सामान्य कल्याण तथा आर्थिक कल्याण में अंतर स्पष्ट किया तथा आर्थिक कल्याण को सामान्य कल्याण का एक भाग बताया। उनके अनुसार आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। इन्होंने क्या बताया कि आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। तो इस प्रकार पिगू का आर्थिक कल्याण से अभिप्राय विभिन्न योग्य वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रयोग से प्राप्त संतोष से होता है। यानी पिगू ने सेटिस्फेक्शन की बात की, जहाँ पे संतुष्टि मिल रही है उसकी बात की। पिगू ने राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण को समानार्थी स्वीकार किया तथा आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए उन्होंने 2 मानदंडों की व्याख्या की। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि पिगू के वे 2 मानदंड कौन से हैं। तो इसमें पहला है रुचियां तथा आय के वितरण अपरिवर्तित रहने पर, ध्यान से सुनिएगा, रुचियां तथा आय के वितरण अपरिवर्तित रहने पर यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो जाएगी। पहली बात इन्होंने क्या बताया कि अगर आपकी रुचि और आय, इन दोनों रुचि और आय का वितरण, ये दोनों अगर अपरिवर्तित है, अगर ये दोनों अपरिवर्तित हैं, इसके उपरांत अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। अब दूसरी बात सुनिए क्या बताया पिगू ने। दूसरी बात बताया राष्ट्रीय आय के स्थिर रहने पर समाज के धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर आय का हस्तांतरण होने से भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि राष्ट्रीय आय अगर स्थिर है तो समाज के धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर आय का हस्तांतरण होता है, तो ऐसी दशा में आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। इस प्रकार प्रोफेसर पिगू राष्ट्रीय आय तथा उसके वितरण के आधार पर आर्थिक कल्याण की व्याख्या करते हैं।
किंतु अनेक दृष्टिकोणों से पीगू द्वारा प्रस्तुत कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अनेक आलोचनाएं की गई। उसमें एक दो आलोचना आप लोग देख लीजिए और यहाँ से फिर ये पीगू का सिद्धांत खत्म होता है। तो पहली आलोचना इनकी की गई कि उपयोगिता की गणनावाचक मापनीयता तथा अंतर वैयक्तिक तुलना की मान्यता अनुचित है। पीगू ने अपने सिद्धांत में उपयोगिता के गणनावाचक मापनीयता को माना, जो कि अन्य अर्थशास्त्रियों ने बताया कि यह एक अनुचित बात है। दूसरी आलोचना की गई इनकी राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का उचित मानदंड नहीं होता। दूसरी किस आधार पर की गई कि राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का उचित मानदंड नहीं होता है। और तीसरी आलोचना इनकी की गई, जो इन्होंने अपने सिद्धांत में मूल्यगत निर्णयों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की थी, इसके आधार पे। यानी पीगू ने मूल्यगत निर्णयों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की, जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपका पीगू का सिद्धांत खत्म होता है और ये पैरेटो अनुकूलतम या पैरेटो ऑप्टिमम, पैरेटो का सिद्धांत आपको अब मिल चुका है। तो प्रोफेसर बी पैरेटो ये सबसे पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगिता के क्रमवाचक विचार के आधार पर कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार प्रस्तुत किया। पीगू ने गणनावाचक के आधार पर किया था, पैरेटो ने क्रमवाचक विचार के आधार पर कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार प्रस्तुत किया। पैरेटो ने पैरेटो ने उपयोगिता की मापनीयता तथा उसकी अंतर वैयक्तिक तुलना के विचार को गलत सिद्ध किया तथा यह स्पष्ट किया कि पूर्ण प्रतियोगिता समाज को अनुकूलतम कल्याण की स्थिति को प्राप्त करने में सहायक होती है। अतः पैरेटो ने सामाजिक अनुकूलतम का विचार प्रस्तुत किया। अब ये जो अगली लाइन में बोलने जा रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अगर आप ये समझ गए तो आपको फिर पैरेटो का सिद्धांत कभी भी भूलेगा नहीं, आपने पहले कितना भी पढ़ा हो। लेकिन अगर ये जो आपकी आने वाली 3-4 लाइनें हैं, जो हाईलाइट आप देख रहे हैं इसमें, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर पैरेटो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए सुनिए क्या है आगे का टॉपिक। पैरेटो की सामाजिक अनुकूलतम वह स्थिति है, ध्यान से सुनिएगा, पैरेटो की सामाजिक अनुकूलतम वह स्थिति है जिसके अंतर्गत साधनों अथवा उत्पादनों के पुनर्आवंटन द्वारा बिना किसी व्यक्ति को हीनतर किए, यानी किसी को निम्न नहीं करना है, किसी को कोई घाटा नहीं लगना है, साथ ही साथ बिना किसी अन्य व्यक्ति को श्रेष्ठतर करना संभव नहीं होता है। पैरेटो ने बताया कि अगर आप सामाजिक कल्याण की बात करते हैं तो अगर आप किसी एक को जो है निम्न नहीं करेंगे तो दूसरे को उच्च नहीं कर पाएंगे, यानी बिना किसी व्यक्ति को हीनतर किए किसी अन्य व्यक्ति को श्रेष्ठतर करना संभव नहीं होता है। पैरेटो मानदंड के अनुसार यदि कोई परिवर्तन किसी को हानि नहीं पहुंचाता तथा कुछ लोगों को श्रेष्ठतर बनाता है, अर्थात उनकी संतुष्टि को बढ़ाता है, तो वह सुधार है। ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पैरेटो ने बताया कि यदि कोई परिवर्तन किसी को हानि नहीं पहुंचाता तथा कुछ लोगों को श्रेष्ठतर बनाता है तो वह सुधार माना जाएगा। पैरेटो के इस विचार को एजवर्थ बाउले बॉक्स, ये पॉइंट एजवर्थ बाउले बॉक्स यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है, पूछ भी सकता है कि पैरेटो ने अपने सिद्धांत में किसका प्रयोग किया, एजवर्थ बाउले बॉक्स रेखा चित्र का प्रयोग किया। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो एजवर्थ बाउले बॉक्स रेखा चित्र द्वारा सरलता पूर्वक समझा जा सकता है, जो उपयोगिता की मापनीयता तथा अंतर वैयक्तिक तुलना की असत्यता की मान्यता पर आधारित है, यानी दोनों को असत्य सिद्ध कर रही है। माना कि समाज में दो व्यक्ति ए तथा बी हैं जो वस्तु एक्स तथा वाई का उपभोग करते हैं। एक्स तथा वाई के विभिन्न संयोगों के उपभोग से प्राप्त होने वाले दोनों व्यक्तियों के संतुष्टि के स्तर अनधिमान वक्रों द्वारा प्रदर्शित हैं। ये आप ग्राफ देख लीजिए और इसको थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए, बाकी आपके एग्ज़ाम में इस ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको कोई यूजी और पीजी का एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको अपने एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे अध्ययन करना है, पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो इसलिए इस ग्राफ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। हालांकि इस ग्राफ की व्याख्या है, अगर आपको मन कहे तो आप पढ़ के अपना समझ सकते हैं, आपको नोट्स मिलेगी उसमें भी देख सकते हैं। बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप सिद्धांत से समझ लीजिएगा।
बाकी यहाँ पे पूरी की पूरी व्याख्या की गई है ग्राफ की। और एक बात जो है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में कॉन्ट्रैक्ट कर्व, प्रसंविदा वक्र का भी प्रयोग किया। ठीक, तो पेरेटो के सामान्य अनुकूलतम को उपयोगिता संभावना वक्र द्वारा भी स्पष्ट किया जाता है। उपयोगिता संभावना वक्र द्वारा इनके सिद्धांत को स्पष्ट किया जा सकता है। और उपयोगिता संभावना वक्र क्या होता है देख लीजिए। उपयोगिता संभावना वक्र वस्तुओं के एक निश्चित समूह से दो व्यक्तियों द्वारा प्राप्त उपयोगिताओं के विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ है। फिर से सुनिए, वस्तुओं के एक निश्चित समूह से दो व्यक्तियों द्वारा प्राप्त उपयोगिताओं के विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ है। ये आप देख लीजिए छोटा सा अपना ग्राफ, इसमें उपयोगिता संभावना वक्र को प्रस्तुत किया गया है। ये अनेक बिंदु हैं जहाँ पे कि संभावनाएं हैं, और बाकी चीज़ें आप लोग जो है समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसमें बातें नहीं हैं, जो एग्ज़ाम पर्पज से थी वो यहाँ पे आपको हाईलाइटेड मिल जाएगा। ग्राफ को लेके ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अब हम लोग पहुँचेंगे पेरेटो अनुकूलतम की दशाएं क्या होती है, कंडीशंस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमम। तो पेरेटो ने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए उत्पादन तथा विनिमय क्षेत्र की अनेक दशाओं की व्याख्या किया। क्या करते हैं ये? उत्पादन तथा विनिमय क्षेत्र की अनेक दशाओं की व्याख्या, और उसके द्वारा उत्पादन, जिसके द्वारा उत्पादन तथा उसके वितरण को अधिकतम सामाजिक कल्याण के अनुरूप बनाने का प्रयत्न किया। तो चलिए पहले मान्यताएं देख लेते हैं। उपयोगिता एक क्रमवाचक तत्व है तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्रमवाचक उपयोगिता फलन दिया हुआ है, पहली मान्यता हो गई। दूसरी मान्यता आप लोग लिखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने संतोष को अधिकतम करना चाहता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। ठीक, चीज़ों को आप चार्ट में नोट करते जाएं, अपनी नोट्स बनाते जाएं डेली का डेली, तो फिर आपके लिए लास्ट में चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि जब आपका सिलेबस ख़त्म होगा, मान लीजिए कि 25 नवंबर तक मेरा टारगेट है कि आपका सिलेबस मैं कवर करा दूंगा, तो 25 नवंबर से आपका एग्ज़ाम 9 दिसंबर के तो बाद ही पड़ेगा। तो आपके पास ये लगभग 12-13 दिन रहेंगे। उन 12-13 दिन में जो आप नोट्स अपनी बनाए रहेंगे, अगर उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। पेपर 1 को डेली करते चलिए, और बाद में अगर आपके पास जो एक नोट्स रहेगी खुद की बनाई हुई, तो जब उसको पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी बातें आपको याद आएंगी जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप इन छोटे छोटे पॉइंट को नोट करते जाएं जितना पॉसिबल हो सके। पर डे अभी आपकी एक क्लास चल रही है, 25 से जो है 2 क्लास मैंने बोला है, और उम्मीद है कि 25 से आपकी 2 क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो 2 क्लास के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से 4 घंटे देने होंगे, और इतना आप देते चलेंगे ना तो लास्ट में फिर आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स सब आपके लिए आसान हो चुका है, आपको कोई डर नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए हम लोग अब तीसरी मान्यता इनकी देखते हैं। उत्पादक किसी वस्तु का अधिकतम उत्पादन करना चाहता है, सभी वस्तुएं पूर्णतया विभाज्य हैं। ठीक, अगली चौथी मान्यता देख लीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कारण सभी उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील हैं। ठीक है, अब चलिए इनका जो है पहली शर्त हम लोग देखते हैं। उपभोग में पेरेटो अनुकूलतम अथवा वस्तुओं का अनुकूलतम वितरण, यानी उपभोग वाले शर्त को हम लोग देखते हैं। तो पहली अनुकूलतम दशा वस्तुओं की मात्रा, पहली अनुकूलतम दशा वस्तुओं की मात्रा की विभिन्न उपयोगिताओं में अनुकूलतम वितरण से संबंधित है। पहली अनुकूलतम दशा क्या है? वस्तुओं की मात्रा व विभिन्न उपभोक्ताओं में अनुकूलतम वितरण से संबंधित है। और इस दशा के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान होनी चाहिए। यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान नहीं है तो दोनों व्यक्ति परस्पर विनिमय करेंगे। अगर प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान नहीं है तो दोनों व्यक्ति परस्पर विनिमय करेंगे, जिससे किसी एक अथवा दोनों व्यक्तियों के संतुष्टि के स्तर में वृद्धि होगी। वस्तुओं के
वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। वस्तुओं के उपभोग तथा वितरण के परेटो अनुकूलतम को विनिमय कुशलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय कुशलता। और इस दशा का स्पष्टीकरण एजवर्थ बाउले बॉक्स रेखा चित्र द्वारा किया जा सकता है। और ये हो गया रेखा चित्र, जिसको आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा देख सकते हैं। ये सी आपका कॉन्ट्रैक्ट करे यानी प्रशंविदा वक्र है। ये एजवर्थ बाउले बॉक्स रेखा चित्र की पूरी आकृति है। और इसमें जो मेन पॉइंट है आप सुनिएगा ध्यान से। इस चित्र में सी प्रशंविदा वक्र हो गया, सी डैश, जो विभिन्न अनधिमान वक्रों के स्पर्श बिंदुओं से होकर जाती है। इस बिंदुओं पर दोनों व्यक्तियों के लिए दोनों वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान होती है। प्रशंविदा वक्र से हटकर दोनों व्यक्तियों के किसी वस्तु संयोग पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान नहीं होती है। तो ये आपकी हो गई पहली शर्त, यानी पैरेटो के सिद्धांत की पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त है उत्पादन में पैरेटो अनुकूलतम अथवा साधनों का विभिन्न कार्यों में अनुकूलतम आवंटन। तो इसको देखिएगा, उत्पादन के क्षेत्र में पैरेटो अनुकूलतम स्थिति प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों के अनुकूलतम प्रयोग की व्याख्या की जाती है। इस दशा को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु विशेष के उत्पादन में दो साधनों का प्रयोग करने वाली किन्हीं दो फर्मों के लिए दो साधनों के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान होनी चाहिए। इसमें क्या बात की गई है? तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान होनी चाहिए। और ये हो गया इसका ग्राफ। तीसरा पॉइंट देखिएगा, यानी तीसरी शर्त देखिएगा। तीसरी शर्त है उत्पादन की अनुकूलतम दिशा, यानी आवंटनात्मक कुशलता। इसको चलिए देख लीजिए। यह शर्त जो है किस पे आधारित है? यह शर्त आधारित है उत्पादन की तकनीकी दशाओं तथा उपभोक्ता के अधिमान यानी प्रेफरेंस उपभोक्ता के अधिमान पर आधारित है। किस पे आधारित है? उपभोक्ता के अधिमान। इस शर्त द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की उत्पादन की मात्राओं का निर्धारण किया जाता है। इसे आवंटनात्मक कुशलता की शर्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार विभिन्न वस्तुओं में साधनों का आवंटन ऐसा होना चाहिए कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि अथवा कल्याण अधिकतम हो। प्रोफेसर रेडर ने इस शर्त को निम्न प्रकार परिभाषित किया, ध्यान से देखिएगा। दो व्यक्तियों का उपभोग करने वाले किसी एक व्यक्ति के लिए दोनों वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर समुदाय के लिए उनके मध्य रूपांतर की सीमांत दर समान होनी चाहिए। ठीक, इस शर्त के अनुसार समाज में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन उतनी मात्रा में किया जाना चाहिए कि वह उपभोक्ताओं की पसंद अथवा अधिमानों के अनुरूप हो। इससे कल्याण को अधिकतम किया जा सकेगा। ये हो गया। चौथी शर्त आपकी क्या है? चौथी शर्त है उत्पादन में विशिष्टता का अनुकूलतम अंश, ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। इसको देखिए क्या होता है। इस दशा का संबंध दो फर्मों में दो वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम मात्रा निर्धारित करने से है। कैसे है? दो फर्मों में दो वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम मात्रा को निर्धारित करने से है। और इस दशा के अनुसार, अब आगे सुनिएगा, इस दशा के अनुसार किन्हीं दो फर्मों के लिए किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य रूपांतरण की सीमांत दर समान होनी चाहिए जो दोनों वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। ठीक, आगे देखिएगा। किसी फर्म की दो वस्तुओं के मध्य रूपांतरण की सीमांत दर साधनों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की वह मात्रा है जो दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए त्याग करनी पड़ती है। तो यह आपका कौन सा हो गया? उत्पादन में विशिष्टता का अनुकूलतम अंश। पांचवा आपका सिद्धांत आता है विभिन्न उत्पादक फर्मों में किसी साधन के अनुकूलतम प्रयोग की शर्त। तो इसमें पैरेटो ने क्या बताया, इसको देखिएगा। पैरेटो अनुकूलतम की शर्त के अनुसार किसी साधन का प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा, किसी साधन का प्रयोग प्रत्येक फर्म द्वारा उस सीमा तक किया जाना चाहिए। किसी साधन का प्रयोग प्रत्येक फर्म द्वारा उस सीमा तक किया जाना चाहिए कि दोनों फर्में उस साधन की सीमांत उत्पादकता समान हो। कहाँ तक किया जाना है? कि दोनों फर्मों में
उस साधन की सीमांत उत्पादकता समान, वहाँ तक क्या होना चाहिए, साधन का प्रयोग उसी सीमा तक किया जाना चाहिए। और फिर से प्रोफेसर रेडर के अनुसार किसी साधन तथा किसी पदार्थ के मध्य रूपांतरण की सीमांत दर किन्हीं दो फर्मों के समान होनी चाहिए, किन्हीं दो फर्मों के लिए समान होनी चाहिए जो उस साधन का प्रयोग तथा पदार्थ का उत्पादन करती हैं। ठीक, तो पेरेटो की अनुकूलतम शर्त यह बतलाती है कि, ध्यान से सुनिएगा, पेरेटो अनुकूलतम की शर्त यह बतलाती है कि किसी साधन का सीमांत उत्पादन उन सभी फर्मों में जो एक वस्तु विशेष को उत्पादित करती हैं समान होना चाहिए। फिर से देख लीजिए, पेरेटो अनुकूलतम की शर्त यानी पेरेटो अनुकूलतम की यह शर्त यह बतलाती है कि किसी साधन का सीमांत उत्पादन उन सभी फर्मों में जो एक वस्तु विशेष को उत्पादित करती हैं समान होना चाहिए। अगली शर्त क्या है पेरेटो के सिद्धांत की, साधन के समय का अनुकूलतम वितरण। यह शर्त किसी उत्पादन के साधन का विशेषतया मानवीय साधनों के समय का कार्य तथा अवकाश के मध्य अनुकूलतम वितरण से संबंधित है। यानी यह किससे संबंधित है, मानवीय साधनों के समय का कार्य तथा अवकाश के मध्य अनुकूलतम वितरण से संबंधित है। और इस शर्त के अनुसार, फिर से देखिएगा, इस शर्त के अनुसार किसी वस्तु की उत्पादित मात्रा तथा उसमें व्यय समय के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर साधन द्वारा व्यय किए गए समय तथा वस्तु के उत्पादन में रूपांतरण की सीमांत दर के समान होनी चाहिए। फिर से देख लीजिए, किसी वस्तु की उत्पादित मात्रा तथा उसमें व्यय समय के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर साधन द्वारा व्यय किए गए समय तथा वस्तु के उत्पादन में रूपांतरण की सीमांत दर के समान होनी चाहिए। और अगली शर्त क्या बताया पेरेटो ने, पूंजी का अंतःकालीन अनुकूलतम आवंटन, इंटर टेम्पोरल ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी के वितरण की इन्होंने बात की अपने इस शर्त में। तो यह शर्त पूंजी के उधार देने तथा उधार लेने से संबंधित है। किससे संबंधित है, पूंजी के उधार देने तथा उधार लेने से। और इस दशा के अनुसार देखिएगा, इस दशा के अनुसार उधार लेने वाले व्यक्ति के लिए पूंजी पर ब्याज दर उधार देने वाले व्यक्ति की पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर होनी चाहिए। क्या बताया, इस दशा के अनुसार उधार लेने वाले व्यक्ति के लिए पूंजी पर ब्याज दर उधार देने वाले व्यक्ति की पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर होनी चाहिए। तो उपरोक्त अध्ययन में पेरेटो अनुकूलतम की जो सीमांत शर्तों अथवा प्रथम क्रम के शर्तों की व्याख्या की जाती है वे अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए आवश्यक तो हैं किंतु पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए अधिकतम सामाजिक कल्याण अथवा पेरेटो अनुकूलतम की प्राप्ति के लिए उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त द्वितीय क्रम की शर्तों की पूर्ति भी आवश्यक है। इन द्वितीय क्रम की शर्तों के अनुसार जहाँ पे सीमांत शर्तों की पूर्ति है वहाँ यदि अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल हो और रूपांतरण वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल हो तो सामाजिक कल्याण अधिकतम होगा, अर्थात पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति प्राप्त होगी। तो यानी इन शर्तों में पेरेटो ने केवल बात किया था प्राथमिक शर्तों की, यानी प्रथम शर्तों की, यानी प्रथम क्रम के शर्तों की, जबकि केवल प्रथम क्रम की शर्तें से सामाजिक कल्याण की प्राप्ति तो हो जाएगी लेकिन ये पर्याप्त शर्तें नहीं हैं और इसीलिए अधिकतम सामाजिक कल्याण या पेरेटो अनुकूलतम की प्राप्ति के लिए द्वितीय क्रम की शर्तों की पूर्ति भी आवश्यक है। और इन्हीं द्वितीय क्रम की शर्तों के अनुसार जहाँ पे कि सीमांत शर्तों की पूर्ति है, सीमांत शर्तों की जहाँ पे पूर्ति है वहाँ यदि अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल हों और रूपांतरण वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल हों तो सामाजिक कल्याण अधिकतम होगा, अर्थात पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे चल के आपका पेरेटो का सिद्धांत खत्म होता है, यहाँ पे आपका पेरेटो का सिद्धांत कंप्लीट होता है। और ये आपका क्या था, ये एक जो है बेसिक मॉडल था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की शुरुआत थी। और फिर आगे चल के आपको और इसमें मॉडल देखने हैं जैसे बर्गसन का हो गया, सैमुअल्सन वाले, ये सब। तो आगे के क्लासेस में हम लोग और जो अर्थशास्त्रियों ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित मॉडल दिए हैं उनका अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में
वेलफेयर इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि इसे मैंने पूरे ही जोश के साथ बनाया है, तेज़ आवाज़ में बनाया है ताकि ये आपके लिए और अट्रैक्टिव हो सके। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़िए और आनंद उठाइए।